नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज का चौथा पॉडकास्ट। हम पॉडकास्ट में अलग अलग विषयों को लेकर बातचीत कर रहे हैं और आज बातचीत आज की राजनीति पर, जो हर जिलेवार बदलती है, हर प्रदेशवार बदलती है। और जब चुनाव आते हैं तो ये राजनीति जातियों की गणना पर आधारित हो जाती है कि किस इलाके में किस जाति के कितने लोग हैं और किसका वोट पाने के लिए कौन पहल करे, किस प्रत्याशी को उतारे। तमाम राजनीतिक पार्टियां बनाई जाती, बनती भी हैं, खत्म भी हो जाती, अपने जतन कर करके और बड़े बड़े दलों के साथ गठबंधन में आकर अपने मुद्दों से भटक जाती। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बाबूराम पाल जी से, जो राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर मौजूद है और राजनीतिक पहल पर बातचीत करने के लिए कि आज की राजनीति की परिप्रेक्ष्य में उनके विचार क्या हैं। बाबू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे पहले तो हमारे दर्शकों से? बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके जो चैनल है और पूरे जो कार्यकर्ता हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आप संघर्षवादी लोगों की आवाज को अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और जो वंचित है, शोषित है, अपनी आवाज शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाता है, इनकी भी आवाज आप पहुंचा रहे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना आपको, आपके पूरे चैनल को। बाबूराम पाल जी, राजनीति कहा जाता है बड़ी गंदी है, बड़े आरोप है, जगह जगह पर कभी किसी की मदद के लिए भी पहुंचेंगे तो कहेंगे आ गए राजनीति करने। तो मतलब राजनीति में क्यों आ गए आप? क्या वजह रही राजनीति में आने की? कहाँ से शिक्षा दीक्षा हुई, कहाँ से शुरुआत हुई? देखिए, ऐसा है, सही मामले में हमारे देश में अच्छी चीज को खराब और खराब चीज को अच्छी कहा जाता है, एक हमारे देश की परंपरा बन चुकी है। जब आप कोई भी अगर अच्छा काम करना शुरू करेंगे तो आप पे उंगली और सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि लोगों को पता है कि अच्छा काम कर रहा है। और जब आप खराब काम कर रहे हैं उस टाइम कोई आपको बोलता नहीं है और धारण कर लेता है। सब अच्छे काम करने के बाद भी एक खराब तो दाग हो जाता है ना उस पे। नहीं, देखिए, फिर से मैं वही कहूंगा कि राजनीति करना आज के डेट में सबसे उत्तम और सबसे अच्छा काम है, क्योंकि इस काम में साधु संत, मौलवी, पादरी, उद्योगपति, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, संघर्ष कर रहे सभी लोग राजनीति में आना चाहते हैं और इनका स्वागत करता हूं, आना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी की अगर मदद कर रहे हैं, अगर आप किसी भी शोषित, वंचित, पीड़ित व्यक्ति की मदद करना भी चाहते हैं, जब तक आपका पॉलिटिकल पावर नहीं है आपके हाथ में, तब तक चाह के भी उसकी मदद आप नहीं कर सकते। जब तक एमपी एमएलए नहीं है तो सदन में बात कैसे उठाई जाएगी? बिल्कुल, आपका एमपी एमएलए होना ही चाहिए बात सदन में उठाने के लिए, क्योंकि बात जब सदन में उठती है तो अखबारों में, टीवी चैनलों में सब जगह चलते हुए जनता तक पहुंचती है। और इसलिए एमपी एमएलए तो होना ही होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपका राजनीतिक दल मजबूत होना चाहिए। अगर आपका राजनीतिक दल मजबूत है और आपके वोटर सपोर्टर एकदम गांव गिराव तक अगर हैं, तो भी आप उनकी आवाज को सुन सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं, उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आपका राजनीतिक दल होना चाहिए। जब आपका राजनीतिक दल मजबूत है तभी आपके पास एमपी और एमएलए भी हो पाएंगे। पाल जी, कोई ऐसी वजह भी रही हो कभी कि मैंने देखा है राजनीति करने के लिए तो कोई बड़ा दल चुना जाता है, उसमें एक नेता बना जाता है, कोई पद लिया जाता है, उसके बाद एमपी एमएलए या पार्षद या प्रधानी के चुनाव की शुरुआत होती है। आपने क्यों किसी दल का साथ नहीं लिया या किसी दल में क्यों नहीं आए? देखिए, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ है एकदम मतलब गरीबी की गोद में हुआ। कहाँ हुआ है? मेरा जन्मभूमि ग्राम सभा बेसोहपुर, पोस्ट सेवापुरी जिला, वाराणसी है। बनारस से है जी। तो और गरीबी के गोद में इसलिए कहता हूँ कि जिस जमीन पे पैदा हुआ उसी जमीन को भी हमें खरीदना पड़ा। तो गरीबी को मैं अच्छी तरह जिया हूँ और जानता हूँ, और मेरा स्पष्ट मानना है कि हमारे देश में आज
के समय अगर कुछ अभिशाप है तो गरीबी अभिशाप है, कोई जाति धर्म अभिशाप नहीं है। अभिशाप आज की डेट में गरीबी है। तो अब गरीबी है तो गरीबों के जो जरूरतें हैं, उनका जो मान सम्मान स्वाभिमान है, उनकी जो लड़ाइयाँ है, आए दिन उनके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, वह लड़ाई लड़ने के लिए आप अपना राजनीतिक दल बना के ही लड़ सकते हैं। क्योंकि जब किसी बड़े दल में जाएंगे, चाहे सत्ता में रहा हो या सत्ता में हो, ऐसे दल में, तो आपको वहां कार्यकर्ता ही बना के रखेंगे, आपको वहां कार्य ही करना पड़ेगा। बस आपको एक उम्मीद ये रहेगी कि भाई मैं किसी तरह से हो सकता है विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, हमारा कुछ भला हो जाए। तो हो सकता है कि आपकी बड़ी पार्टी में आप कार्यकर्ता बन करके अपना भला तो कर सकते हैं, लेकिन आज जो वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, जिनके जो उत्पीड़ित लोग हैं, इनकी भला आप नहीं कर सकते। इनका भला तो आपको अपने राजनीतिक दल से ही कर सकते। अच्छा पाल जी, क्या मतलब किस तरह की रणनीति होनी चाहिए थी गरीबी को दूर करने के लिए? क्योंकि आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, दूध, दही, मक्खन, चाय, जो रोज की आम इस्तेमाल की चीज है वो भी महंगी है। तो गरीबी खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए, जैसे सरकार, मौजूदा सरकार की बात कर ले, पूर्व की सरकार की बात कर ले, वादे सपने किए, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में उस तरह का धरातल पे तो कुछ नहीं दिखा। देखिए, सही मामले में जो गरीबी है ना, सारी जो ये महंगाई है ना, वो महंगाई गरीब को ही असर करती है। जिनके पास कमाई है, जिनके पास व्यवस्था है, जो अमीर है, उनको इस महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सब ये जो सरकारें हैं अथवा रही हैं, इन लोगों ने झूठे वादों का पुल तैयार कर दिया, और हमारे यहाँ का जो जनता है, बेचारी भोली भाली जनता है, साधारण लोग है, अलग अलग विषय पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी भाई के नाम पे, कभी और नाम पे, इन नेताओं का साथ दिया। और इन नेताओं ने बार बार जो है गरीब जनता को ठगा ही है। अच्छा पाल जी, कब बनाई पार्टी अपनी? 2 अक्टूबर 2018 को पहली बैठक हम लोगों ने लखनऊ में लिया था, और 6 महीना रजिस्ट्रेशन में गया। 2 अप्रैल 2019 को जो है सर्टिफिकेट हाथ में आया। और सबसे बड़ा कार्यक्रम हमने रजिस्ट्रेशन के बाद, क्योंकि हमने अपने लाइफ में लगभग मिला जुला के मोटिया 50 साल की उम्र हुई है, हमने बहुत से मंदिरों पे दर्शन भी किया है और कुंभ भी स्नान किया है। सारी चीजें भ्रमण करने के बाद यह हमने पाया कि जब तक हम लोकतांत्रिक कुंभ में अगर स्नान करेंगे और पिछड़े पिछाड़े हुए लोगों को लोकतांत्रिक कुंभ में स्नान कराएंगे, तब इनका विकास होगा। तो हमने 19 में ही दिल्ली जंतर मंतर पे संविधान दिवस का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जी। और संविधान दिवस का कार्यक्रम की चर्चा राजनीतिक घरानों में खूब चली। तो कई नेताओं का ध्यान आकर्षण हुआ कि भाई ये कौन आदमी है कि संविधान दिवस मना रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा बड़े पैमाने पे 2019 से पहले कोई भी बड़ी पार्टियां मंच लगा करके संविधान दिवस नहीं मनाते थे। तो हमारे ये सोचा कि होली, दशहरा, दीपावली, ईद, बकरीद, सारी त्योहार को तो सबको पता है, मनाते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में मनाया जाता है, इसी तरीके से संविधान दिवस भी मनाया जाना चाहिए। यह मांग लेकर के ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दिया था। तो उसके बाद एक हमने बना भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसमें प्रकाश राजभर जी थे, बाबू सिंह कुशवाहा जी थे, कृष्णा पटेल जी थे, और भी लोग थे, और हमारे केवट राम जिंद जी थे, और अपनी राष्ट्रीय पार्टी। हम लोग 2 साल संघर्ष किया। तो फिर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश जी के साथ समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए। उसमें हम लोग भी 5 से 6 सीट का आश्वासन मिला था। लेकिन चुनाव के टाइम पे जो है गठबंधन ठगबंधन में बदल गया, हम लोगों को जो भागीदारी नहीं मिला, तो हम लोगों ने अलग हट करके। क्या ठगबंधन हो गया, क्या ऐसा हो गया? जब 5 से 6 सीट का आश्वासन था जी, और चुनाव के टाइम पे फिर मिलना दुर्लभ हो गया, तो इसी को हम ठगबंधन कहते हैं। मिल ही नहीं पा रहे, किसी तरह बात भी हुई तो फिर 1 आध सीट लेके लड़ लो। तो यही हमने कहा कि हमेशा अलग अलग नाम पे अपने लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। इसलिए जरूरत आ गई कि आज अगर अपनी आवाज बुलंद करनी है, अपने लोगों का हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है और उनके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा, खड़ा होना है, तो आपको अपना दल होना चाहिए। ऐसे कई घटनाएं आज घट रही है कि थानों पे लोग जा रहे हैं FIR दर्ज कराने, FIR दर्ज नहीं हो रही है।
वहां पे देखा जा रहा है कि अपराध किस समाज के साथ हुआ है और अपराधी किस समाज का है। जी। अगर अपराधी भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है तो उसका FIR दर्ज कम से कम उसके नाम पे तो नहीं हो रहा है, अज्ञात के नाम पे हो रहा है। अगर अपराधी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, दूसरे दल का है, दूसरे दल से जुड़ा हुआ है, तो उसमें तुरंत एक्शन हो रहा है, सारी चीज हो रहा है। ये जो भेदभाव हो रहा है ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। अभी हमने घटना, बहुत बड़ी घटना घटी थी, नाबालिग बेटी की हरदोई में। हमें 29 जुलाई की घटना है, वो टाइम सदन भी चल रहा था, 2024 में। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के वहां के क्षेत्रीय विधायक हैं। सदन में ना तो वहां के क्षेत्रीय विधायक को आवाज उठाए, विधायक ने आवाज उठाया, ना तो विपक्ष के किसी नेता ने आवाज उठाया। भाई अगर सत्ता दल अगर नहीं उठा रहा तो विपक्ष का कर्तव्य बनता है, विपक्ष तो आवाज उठानी चाहिए, भी नहीं उठाए। और हमारे पाल समाज, बघेल समाज के कुछ सदन में विधायक भी हैं, इन्होंने भी आवाज नहीं उठाया, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि ये बस कार्य करता है, ये बस अपने पार्टी के आका के इशारों पे काम करेंगे और जिनके साथ अत्याचार अन्याय वहां पर नहीं खड़े होते, इसलिए दल की जरूरत है। तो इसलिए हमें वहां पे जाना पड़ा। जब 4 अगस्त को हम वहां पे पहुंचे और SP से मिला, सारी चीजें हुई, अपराधी तो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन आज जो है 15 अक्टूबर है, अब तक पीड़ित परिवार को एक भी पैसे की सरकारी अनुदान नहीं मिला। वहां पे लोग जा रहे हैं तो कहा जा रहा है भाई फंड नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यह समाज अति पिछड़ाता है, जिसका कोई माई बाप नहीं है, उसके लिए सरकार के पास फंड नहीं है। और बाकी सरकार के पास आप देखेंगे तो सारा योजनाएं, सारी बड़े बड़े घोषणाएं, सारा हो रहा है। ठीक है पाल जी, हम बात करते हैं, बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर बात, हर चीज में बात राजनीति की होती है, चाहे धर्म हो, चाहे जात हो, चाहे समुदाय हो, चाहे कोई घटना ही क्यों ना हो, हर जगह राजनीति होती है। तो बड़ी से बड़ी घटना घट जाती है, जैसे आज प्रदेश में दंगे हो रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले का नाम सुना होगा, काफी आक्रोशित हैं लोग, आगजनी हो रही है, लापरवाही है पुलिस की। बताया जा रहा है कि जब एक घटना घटी, एक झंडे को हटाने के विवाद को लेकर, तो उस पर पुलिस ने त्वरित एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से आज वो घटना व्यापक हो गई। लखनऊ में एक दलित युवक की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई, जिस पर राजनीति इस स्तर तक हो रही है कि अभी तक उन दोषी पुलिस कर्मियों पर ठोस कार्रवाई नहीं देखने को मिली और तमाम नेता उस पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। यूं कहा जाए कि राजनीति में भारत में जो एक ऐसी आटे की चक्की आई है, पता नहीं कहां से आई है, कि जिसमें गेहूं नहीं पिसता है, सिर्फ खून पिसता है। हमारे साथ बाबू रामपाल जी आज हैं, जो किसी न किसी राजनीतिक दल में गठबंधन करने गए थे और उनका आरोप है कि ठगबंधन का वो शिकार हो गए, उनसे जो वादा किया गया वो वादा पूरा नहीं हुआ। बाबू रामपाल जी, चलिए ये तो बात हो गई राजनीति की। आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं तमाम आरोप लगते हैं, जैसे आपने लगा दिया समाजवादी पे, या जिस दल से आप गठबंधन कर रहे हैं कि उनका गठबंधन ठगबंधन है। मुद्दा और नारे देते हैं, ये अलग अलग स्लोगन देते हैं। आपने राष्ट्रीय पार्टी जब शुरू की, जब चुनाव आया, तो कहीं ना कहीं कोई स्लोगन की जरूरत पड़ी। क्या था वो स्लोगन, क्या था जिससे लोग खिंचे, जुड़े? हम लोग तो फिर राष्ट्रीयता, मानवता, समानता के सिद्धांतों पर अपनी राष्ट्रीय पार्टी चला रहे हैं जी। और सबका साथ सबका सम्मान हमारा नारा है। बीजेपी से ले लिए हैं आप? नहीं, ऐसा किसी की अच्छी चीजें बीजेपी की बकौती नहीं है। हाँ। और रही हुई बात ये धर्म के नाम पे जो वोट लेते हैं, तो देश में हमारे जाति और धर्म हमारे देश की सच्चाई है। जब जाति से आरक्षण है, संरक्षण है, सर्टिफिकेट बन रहा है, तो उसको नकार नहीं सकते। तब इसमें भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का नाम देकर के सबका वोट लेना चाहती है। तो हिंदुत्व वो अलग एक विषय है, लेकिन इसका मतलब वो वोट के ठेकेदार नहीं है, ये जनता को समझना पड़ेगा। और हिंदुत्व के रक्षक या इस देश के रक्षक तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जो विपक्ष के लोग हैं या आम जनता है, सभी इसके रक्षक है। और जहां तक बात आई ठगबंधन की, हमने कहा तो सबसे बड़ा ठगबंधन तो हमारे साथ हुआ, तो वो हमने कहा
लेकिन अगर सही मामले अगर ओबीसी समाज के साथ अगर कोई ठगहारी कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो मंच लगाकर कहा करती थी कि ओबीसी का सारा हिस्सा यादव समाज खा गया और लिस्ट जारी हुआ करता था कि इतने थानों पे यादव थानेदार हैं। लेकिन आज अगर उठा करके आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ओबीसी समाज का सबसे बड़ी दुर्दशा हो रही है, या ओबीसी समाज के आरक्षण का घोटाला सबसे बड़ा बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है। और ये अति पिछड़ा समाज को हक देने के लिए आरक्षण में वर्गीकरण की बात किए थे, जिससे कि 2018 में ही रिटायर्ड जज राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति का गठन किया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, और 18 में ये रिपोर्ट भी आ गया। लेकिन अब 24 चल रहा, अभी तक रिपोर्ट लागू नहीं की है। और केंद्र में भी जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन हुआ, जस्टिस जी रोहिणी आयोग का भी रिपोर्ट आ गया, लेकिन इन्होंने आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की है। यानी ओबीसी में जो अति पिछड़ा है समाज, उसे भी भागीदारी देना भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है, खाली ये गुमराह कर रही है। सबसे बड़ा अगर कोई ठग पार्टी है, हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी है। हमारा खास करके पाल बघेल समाज की बात कर ले, हमारी जनसंख्या ओबीसी में चौथा नंबर की जनसंख्या है, आप लिस्ट उठा करके देखेंगे तो। लेकिन आज लगभग पिछले 15 साल से एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी गुमराह करके साथ ले ली, और ना तो एक पाल बघेल समाज के बेटा को एमएलसी बनाई और ना तो किसी को राज्यसभा में भेजी। तो पूरा गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो धर्म का जो चश्मा पहना करके अपने मलाई खा रही है, देश के पूरे शासन सत्ता पे और इकोनॉमी पे कब्जा करके ये गुमराह कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पाल जी, जनता तो साथ दे रही है ना, जनता तो साथ है। जनता तो हिंदुत्व के मुद्दे पर, सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर, बहुत ही महंगाई की मांग, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के स्लोगन को लेकर जनता तो मजबूती से उनके साथ। क्योंकि अभी इस बार का लोकसभा चुनाव देख लीजिए आप, जो अभी 24 में हुआ, जो हाल ही में हुआ, उसमें फिर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 400 पार नहीं हो अलग विषय है। देखिए, सही मामले में अगर आप भी जब गांव गिराव में जाते होंगे रिपोर्टिंग करने और जनता का अगर आपने आवाज सुनते होंगे, तो फिर जनता, आम जनता तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब इनकी सीटें आ रही है, कैसे आ रही है अब यह जाने और सीटें जाने, लेकिन आम जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है उनका जो बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा है, एग्जाम दे रहा है, पेपर लीक बड़ा, पेपर लीक कराने वाले होते हैं उन पर तो कार्रवाई हो जाती है। तो सरकार का ही तो ये काम है करना। और जो बच्चे हैं तो रोजगार करना चाहते हैं, कहते थे सभी लोन मिलेगा, लेकिन जो लोन के लिए अप्लाई करके लोन लेने जाओ तो उन्हें पता चलता है, कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि बैंक मैनेजर कह देते हैं भाई ऐसी योजना हमारे पास लिखित में नहीं आई है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो आप वहीं से ले लो। तो वहां से गुमराह हो रहे हैं। तो ना तो लोन मिल रहा है, ना तो इनकी नौकरियां मिल रही है। इससे पूरी तरीके से गांव के जो जनता है एकदम परेशान, भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं दे रहे हैं। और रही बात है जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं, इनमें ईवीएम का सहारा मिल रहा है, मशीनें भी उनको। जब विपक्ष जीते तो ईवीएम नहीं है, नहीं अभी देखिए ना, लोकसभा चुनाव में और सत्ता की नहीं, लोकसभा चुनाव में ऐसा तो है नहीं कि पूरी सीटें ही जीत गए हो। बात विपक्ष, बल्कि जो विपक्ष रहा है, जो अलग दल चुनाव लड़े, वो तो इनसे ज्यादा सीट लेके आए इस बार। बात यहाँ पे जब जनता विपक्ष को ही वोट देने के लिए तैयार थी, हम लोग घूम रहे थे, हम लोग पार्टी अपनी भी पार्टी लड़ा रहे थे, हमारे 9 कैंडिडेट थे जनता के बीच, लेकिन जनता कह रही थी भैया हमें लोकतंत्र और संविधान बचाने दीजिए, नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ खड़ा होंगे। तो जब जनता सत्ता और बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आखिर इन्हें वोट मिल रहा है तो फिर कहां से मिल रहा है? तो जनता थोड़ी ना बताएगी कि वोट हम कहां देंगे। नहीं, अब जनता पहले जैसी नहीं रही, अब जनता बदल गई है। आप बताइए, आप जनता बोल के वोट देती है। चलिए पाल जी, आप ही बता दीजिए किसको वोट किए थे आप? अब तो हमने अपनी पार्टी की तैयारी, ये तो कहने की बात नहीं ठीक है, मतलब क्या कोई बताता है? आप तो इतना मतलब लंबा समय हो गया, कहीं ना कहीं राजनीति में अच्छा लंबा समय दिया है, तजुर्बा मिला है, तमाम उस तरह के लोगों के साथ बैठे, कभी आपने सुना अरे यार बंद करो आदत? तो पाल जी, ऐसा हुआ है क्या कभी कि वोट दिया हो किसी को और आपने बताया हो, जैसे आप कह रहे हैं कि अब जनता बताती है,
तो कभी हुआ ऐसा कि बताया हो कि नहीं, हमने? अब तो जब आप वोट मांगने जाते हैं हाँ, तभी जनता खुल करके बता देती है कि हम किसके साथ खड़े हैं, किसके साथ नहीं खड़े हैं। अब वो पहले जैसी बातें नहीं रह गई हैं। तो क्षेत्र में जो है फिलहाल बीजेपी को वोट देने के लिए जनता नहीं तैयार थी, लेकिन फिर भी अब आ रही है। आज के देखिए आधुनिक युग में कुछ भी हो सकता है। जब पेजर में ब्लास्ट हो सकता है तो ईवीएम गरम गरम मिल रही है, तो उसमें छेड़खानी क्यों नहीं हो सकती है। तो वो सब चीज़ें चल रही है, सत्ता का विषय है और बड़ी पार्टियां जो विपक्ष में उनका काम है, और वो खड़े जब रहेंगे तो राष्ट्रवादी पार्टी मजबूती के साथ आवाज उठाएगी। मतलब चुनाव जो है ईवीएम से नहीं होना चाहिए था क्या? अब बात ईवीएम से नहीं, चुनाव ईमानदारी से होनी चाहिए। हाँ, अगर बैलेट पेपर की बात कर लें तो अपहरण तो उसके भी होते थे। बात ईमानदारी से और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। और जब सत्ता अगर चाह जाएगी तभी ईमानदारी से होगी। अगर सत्ता अगर निष्पक्ष अगर नहीं चाहेगी तो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। देखिए, राजनीति पर चर्चा हो रही है और हमारे साथ एक राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर हैं बाबूराम पाल, जो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और तमाम आंदोलन, तमाम जैसे इन्होंने बताया कि दिल्ली में संविधान को लेकर एक बड़ा व्यापक अभियान इन्होंने चलाया, और अलग अलग इसी तरह से तमाम वो तस्वीरें भी होंगी जो हम आपको अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से राजनीति में आंदोलन करते रहे बाबूराम पाल जी। फिर देखिए, राजनीति में अलग अलग उतार चढ़ाव आते हैं। घर वाले नहीं कहते हैं क्या कि घर परिवार छोड़कर मतलब एक बाबा की तरह राजनीति में उतर गए हैं और घर के काम छूट जाते होंगे, तमाम अपनी जिम्मेदारियां छूट जाती होंगी, जनता के लिए, पब्लिक के लिए कहीं बाहर निकलना है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? घर वाले क्या क्या ताने मारते हैं, बताइए। देखिए, जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। और रही बात, अगर इतना लंबा समय से संघर्ष चल रहा है तो स्वाभाविक है कि घर वालों का पूरा सपोर्ट है, तभी चल रहा है। क्योंकि मिसेज है और 3 बच्चे हैं। फिर भी मतलब जैसे मान नहीं, बिल्कुल हमारा जो जीवन है ना, संघर्ष में शुरू से रहा है और हमने अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हुए यहाँ तक आया हूँ। तो और जैसे हमने पहले ही कहा कि हमारा विधायक और सांसद बनना ये हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य पार्टी को स्टैंड करके पार्टी को सत्ता तक पहुंचाना है। क्योंकि जिन तरीके से अब तक वंचित शोषित समाज को इन नेताओं ने बेवकूफ बनाया है, इससे जो है कि आम जनता को बाहर निकालना है। तमाम बार फिर भी ऐसा होता होगा ना कि कोई महिला आ गई या पुरुष आ गया, उसकी बिटिया की शादी, उसने कहा कि साहब पार्टी की तरफ से कुछ डोनेशन दे दें, मदद दे दें, हमारी बिटिया की शादी हो जाए। तब जब देते होंगे तो बीबी बच्चे कुछ तो कहते ही होंगे कि बताओ भाई, यह काम अपने दल के माध्यम से ही कर पा रहे हैं। अगर हमने दल नहीं बनाया होता तो हमारे पास कोई मदद मांगने आता भी नहीं और हम मदद कर भी नहीं पाते। और रही बात, आज राष्ट्रवादी पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन का रूप ले ली है। आपके जो है अभी 2 अक्टूबर को छठा स्थापना दिवस हमने फतेहपुर में मनाया जी, और कम से कम 20,000 की भीड़ थी और सभी लोग अपने पैसे से आए थे और जनता ने पैसा दे करके मंच माई की व्यवस्था की। तो अब यह राष्ट्रवादी पार्टी एक जन आंदोलन बन चुकी है। एक आह्वान किया जाता है तो फिर लाखों रुपए तुरंत उस पीड़ित के मदद के लिए उसके खाते में आ जाता है। तो आज जनता की लड़ाई है, जनता लड़ रही है। तो रही बात हमारा खुद का परिवार, स्वाभाविक है कि हमारे परिवार का हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तब हम जो है कि जनता की लड़ाई लड़ पा रहा हूँ। तो कहीं से भी हमारा जो है कि परिवार से या आर्थिक स्थिति भी हमारी जो है बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन इतना तो है कि कम से कम अपने गाड़ी में तेल डाल करके हम चल सकते हैं। ज्यादा बताएंगे छापा पड़ जाएगा। नहीं, उल्टा हम तो चाहते छापा उपा पड़ जाए तो हम भी कम से कम आईडी वाले क्लब में। हर समाज का कोई ना कोई मसीहा माना जाता है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो जनरल वर्ग ही क्यों ना हो। हर समाज का कोई ना कोई महापुरुष रहा है, कोई ना कोई ऐतिहासिक पुरुष रहा है जिसने उस समाज के लिए ऐसा काम किया है कि आज भी उसकी पूजा की जाती है और उसकी पुण्यतिथि पर उसका माल्य अर्पण होता है। मसीहाओं की बात करें, राजनीतिक पार्टियों में SC/ST वर्ग है जो कहा जाता है आज भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। उनके घर में आज भी
लोग कमाने से ज़्यादा शराब पे उड़ाते हैं। पिछड़ा ओबीसी जिसको हम कहते हैं, शिक्षा में काफ़ी पिछड़ा है, नौकरियों में अच्छे पदों पर नहीं जा पाता है, लेकिन आधुनिक दौर में तमाम वो भी जगह है जहाँ पर उस पदों पर लोग हैं। मसीहा जैसे SC ST या पिछड़े वर्ग, ये दलित समाज के जो मसीहा माने जाते हैं, पूर्व में मायावती मान्यवर काशीराम जी को माना जाता था। काशीराम जी के जाने के बाद मायावती उनकी मसीहा के तौर पर उभर के आई। आप किस तरह से देखते हैं और किस समाज के, किस वर्ग की सपोर्टक है या समर्थक है आप? उदय पार्टी किस वर्ग, किस समुदाय के लिए लड़ रही है? देखिए, हमारा जो आदर्श पूर्ण श्लोक राजमाता अहिल्या देवी जी हैं, जो न्याय की देवी कहा जाता है। जी। जब हिंदुत्व खतरे में था तो उस टाइम पे मंदिरों का जीर्णोद्धार और सभी शोषित वंचित के साथ न्याय करने का काम पूर्ण श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी ने किया। आज 5 किलो अनाज जो बीजेपी दे रही है, यानी खाद्य सुरक्षा बिल जो कांग्रेस सरकार ने लाई थी, आज के लोकतंत्र में यह काम आज के 250 साल पहले, पौने 300 साल पहले पूर्ण श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी ने अपने क्षेत्र में लागू कर दिया था कि हमारे क्षेत्र में कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा। तो हम हमारा आराध्य कहाँ से थी ये इंदौर की महारानी थी जी। इनका जन्म स्थान जो है कि महाराष्ट्र पूना के पास एक अहमदनगर जिला था। अभी उस अहमदनगर जिले का नाम ही महाराजमाता अहिल्या देवी होलकर के नाम पे पड़ा। चौंडी गांव की रहने वाली थी। उनसे बड़ा प्रेरित हैं आप? बिल्कुल, और बगैर उनके से प्रेरित हुए कोई भी आदमी शासन सत्ता कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रमाण मिलता है कि उनका बेटा रथ से जा रहे थे और उस रथ से गाय का बछड़ा दब गया, गाय के बछड़े की मृत्यु हो गई, तो बस उसके एवज में उन्होंने अपने बेटा को ही मृत्युदंड सुना दिया। अच्छा। ऐसा अब तक न्यायप्रिय शासक कोई नहीं मिलेगा पूरे विश्व में, इसलिए उनको न्याय की देवी कहा जाता है। तो हम तो न्याय की देवी राजमाता अहिल्या देवी होलकर को अपना आदर्श मान के चल रहे हैं। और रही बात मसीहा, जैसे आपने कहा बस बहुजन समाज पार्टी, तो हम जो आज राजनीति में आया हूँ, मैं पूरी तरीके से एक सेवक के रूप में आया हूँ। और जो अभी तक शासन सत्ता से वंचित लोग हैं, इनका हम बेटा बनने के लिए आया हूँ और इनके बेटा को मैं नेता बनाने के लिए आया हूँ। क्योंकि हमारा कहना है कि कर भैया बल आपनो छोड़ पराई आस, आपको स्वयं अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना होगा, खुद आपको जागरूक होना होगा, खुद आपकी मेहनत की कमाई हुई एक एक पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, वो आपके विकास में खर्चा हो रहा है, आपके बच्चों के रोजगार और शिक्षा में खर्चा हो रहा है, कि आडंबर और पाखंड में आप अपनी गाढ़ी कमाई खर्चा कर रहे हैं, ये आपको स्वयं जागरूक होकर के जानना है। इसलिए मैं दबे पिछाड़े के बेटा को नेता बनाना और मैं उनका बेटा बन करके सेवा करना, ये हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हमने राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया और आज हमने एक भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया है, जिसमें अपनी राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई केवट रामधनी बिंद जी हैं और वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रमेश चंद्र निषाद जी हैं, एकलव्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुभाष कश्यप जी हैं दिल्ली से, और अपनी जिंदगी अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोजीत सिंह खड़साल जी। हम 5 लोगों ने मिलकर के भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया है। सब पिछड़े वाले हैं, पिछड़े जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, जिनको सभी लोगों ने गुमराह किया, तो ऐसे लोगों को साथ में लेकर के हम लोगों ने भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया है। क्योंकि आज की जो ये जनता है अब धीरे धीरे जागरूक होगी, अब इन बड़े नेताओं के बहकावे में आने वाली नहीं। पाल जी क्या करेंगे, मतलब मोर्चा बना के क्या करने वाले हैं भाई? हम मोर्चा बना करके चुनाव में विरोध करेंगे, लड़ेंगे, क्या करेंगे? नहीं, चुनाव तो हम लड़ेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास बिल्कुल ताकत नहीं थी जी। हमने 2018 में पार्टी का निर्माण किया, 2019 में पार्टी बनी, 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा। तो चूंकि हम लोग देखिए बागी टाइप के लोग हैं, अगर हमें कोई बेवकूफ बनाएगा तो बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो ऐसा भी तो होता होगा कि सत्ता पक्ष उसके विरोध में तमाम बार खड़े होना पड़ता होगा, आवाज बुलंद करनी पड़ती होगी, डर नहीं लगता है कभी कि मतलब कहीं कुछ हो जाए, छापा पड़ जाए, मुकदमे हो जाए? आप देखिए हक के लिए लड़ेंगे ना, किसी बच्चे शोषित के लिए अगर आप आवाज उठाएंगे ना, तो आपका एक कायनात कुदरत भी आपका साथ देती है, आपकी डरने की जरूरत नहीं है। और ये बात, अगर आप लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आ गए हैं तो डर वगैरह को साइड में कर देना चाहिए। देखिए ना, सीएम जैसे लोग
जेल में तिहाड़ चले जाते हैं। देखिए, आज का शासन सत्ता ये है कि जेल में तिहाड़ में तो जब आदमी गलत करेगा जाएगा, और कभी भी आप लड़ाई लड़ते टाइम उसके अंजाम का परवाह न करिए। ये जरूर है कि आज के भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया अपना रही है। खुद जनपद प्रतिनिधि विधायक को भी थप्पड़ मारा जा रहा है थाने पे, तो इस एक कौम का वर्चस्व हो रहा है। तो यह जो है कि लोकतंत्र में निहायत गलत है। अभी हमारे 25 अगस्त को एक नाबालिग बेटी कन्नौज में रसूलाबाद ग्राम सभा की विशुनगढ़ थाना अंतर्गत लापता हुई, और पिछड़े समाज के लोग हैं वो जाकर के थाने पे FIR नामजद करा रहे हैं, लेकिन थाना जो प्रभारी है वो नामजद FIR न करके अज्ञात में FIR कर रहा है। जिला है कन्नौज। और वो परिवार अब तक दौड़ रहा है, गुहार लगा रहा है, और अब तक FIR वगैरह हमें लगता है नामजद नहीं हो पाया, न तो लड़की की बरामद हो पाई, और जो अपराधी है गांव में अभी भी घूम रहा है, क्योंकि वह शासन सत्ता से जुड़ा हुआ है। हमने अभी गया था पिछले हफ्ते, हमने भी SP से बात की, SP ने 3 दिन का समय मांगा, कुछ नहीं कर पाया। अभी कल भी जिला मुख्यालय पर जाकर के परिवार के लोगों ने और भी लोगों ने ज्ञापन दिया DM को, DM ने 5 दिन का समय मांगा है। अगर यही आप समझ लीजिए, उसी कन्नौज में एक जो है कि हमें लगता है समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा कुछ बलात्कार की घटना हुई थी। नवाब सिंह, पूरा मीडिया, पूरा नेता मंडली सारा हाय तौबा करने लगे। ठीक है, कोई भी नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। परिवार क्या मतलब मीडिया से या नहीं मिला क्या? नहीं, मीडिया से ही मिला, लेकिन बात आगे जा ही नहीं पा रही है, दबा दी जा रही है। खुद हम राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे माननीय नेताजी KK पाल जी, किसान नेता सर्वेश जी और भी लोग वहां पे जाकर के हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया। तला SP महोदय ने कहा कि अब हम नामजद कर लेंगे रिपोर्ट, लेकिन वह भी आश्वासन देते रह गए। और समाजवादी पार्टी आज विपक्ष की पार्टी है, बड़ी पार्टी है, वो भी आवाज नहीं इसका प्रदेश अध्यक्ष जो है खास करके हमारे समाज से हैं, उन्होंने एक हमने देखा है कि लेटर बस जारी कर दिए, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी का क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, इनका कर्तव्य बनता है कि आप विपक्ष के नाते कम से कम उस परिवार की तो आवाज सुनो। तो अखिलेश यादव जी भी उस परिवार की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, तो बताएं ऐसे में वह परिवार अब जाए तो जाए कहाँ जाए। तो इसलिए हम लोगों को दल बनाकर के इनकी लड़ाई लड़ना जरूरी है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक सवाल बाकी है, वो भी पूछेंगे। कहा जाता है राजनीति में जितने ज्यादा आपराधिक मामले, ये जितने दागी आप, उतना आपका वर्चस्व और उतना आप पूछे जाएंगे, उतना आपको दल बुला के लाएगा और टिकट देगा और फिर चुनाव लड़ाएगा। तो आपराधिक इतिहास ये मायने नहीं रखता कि आप दागी हैं या बेदागी हैं, लेकिन इनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी में भी देखते हैं कितने दागी हैं कितने बेदागी हैं, क्योंकि पूर्वी गठबंधन के मुताबिक जब ये सपा के साथ चुनाव लड़ने वाले थे, उनके साथ जो दल थे वो तो बड़े दागी थे, बड़े बड़े आरोप थे, बड़े बड़े करप्शन थे। देखिए बात अब कितने दागी हैं और कितने साफ सुथरे। बाहुबली नहीं होगी तो पार्टी खड़ी कैसे होगी बताइए? नहीं, जिस दिन हम तो बाहुबली से काम होता है पार्टी का। जिस दिन हम जनता को बाहुबली बना देंगे ना, तो आज जो बड़े बड़े दागी या बाहुबली जो नेता हैं, जनता कैसे बनाएंगे बाहुबली? अब मान लीजिए कि युवा आता है 24 साल का लड़का, उसकी उम्र तो नौकरी करने की है, अब वो पार्टी ज्वाइन कर ली, तो वो कमाएगा कि राजनीति करेगा, ये बताइए। नहीं, देखिए इस विषय पे तो अगर जो हमें जानने वाले लोग होंगे, अगर हमसे कोई फोन करता है, बोलता है अध्यक्ष जी मैं राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं पूछता हूँ आप क्या कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहा हूँ या तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं उनको सबसे पहले सलाह देता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके अपने सोशल मीडिया ग्रुप से, सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियों से तुरंत लेप मार जाओ और अपनी पढ़ाई को एक तपस्या समझ के करो। आप तपस्या करो, पढ़ाई करके आप अपने आप को सेटल कर लो, चाहे नौकरी में कर लो या रोजगार में कर लो, उसके बाद राजनीति में आओ, क्योंकि राजनीति एक सेवा है। यहाँ पे करियर ना ढूंढो, एक सेवा है, आप अपना जीवन सेटल करने के बाद आओ। और हमारी अगली बात जी के जब हम गांव में जब हम दबंग तैयार करते, दबंग मतलब कलम का दबंग, हम ये पूछ रहे हैं कितने बाहुबली नेता आपकी पार्टी में हैं? दबंग देखिए हमारे नाम है, बड़ा अच्छा आपने पूछा है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी में अब तक ऐसे लोग जुड़े हैं जो स्वतः या उनके परिवार के लोग भी कभी ना विधायक रहे हैं, ना सांसद रहे हैं,
ना कहीं चेयरमैन रहे हैं, ना तो कहीं जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। कैसे फैलेगी, पार्टी फैलेगी कैसे फिर जब तक बाहुबली नहीं होगा? नहीं, कैसे ऐसा नहीं, फैलेगी? एक गलत मानसिकता है, गलत सोचना है कि बाहुबली ही पार्टी फैलाएगा, यह बिल्कुल गलत है। जागरूक लोग पार्टी को मतलब नाम हो, ताकत हो, ऐसा वो बिल्कुल गलत है। जी। ये जागरूक लोग ही पार्टी को फैलाएंगे। आज हमारे जो लोग जुड़े हैं, बड़ा लंबा समय नहीं लग जाएगा पाल जी? कोई बात नहीं, समय लगे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बहुत जल्दी शासन सत्ता में जाना हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है। हमारा बड़ा उद्देश्य है अपने लोग को जागरूक करना। हमारे लोग जितना जल्दी जागरूक हो जाएंगे उतना जल्दी सत्ता में जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि हमारा बेटा बाहुबली बने, हमारा बेटा गुंडा बने। एक बार भाई मीडिया में खबरें जरूर आ जाती, उसका नाम जरूर हो जाता है। हर आदमी चाहता है कि हम अच्छे बने, अच्छे लोगों की संगत रहे, तो अच्छे लोगों को हमें जागरूक करें। कोई आपराधिक मामला या कोई ऐसा आरोप नहीं लगा आप पे? ऐसा कोई हम लोग काम ही नहीं करते हैं ना। मान लीजिए नहीं किया, आरोप तो आरोप है ना, तो नहीं कोई भी लगा देगा। अच्छा चलिए, जो है कि ये बात हमारे पूरी पार्टी में भी ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं है मतलब। नहीं, चलिए कभी होगा तो हम ही दिखाएंगे आपको। अगर कोई बाहुबली होगा तो हम इसकी खबर को प्रमुखता से दिखाएंगे, बनने भी नहीं देगा अपनी पार्टी से। दूसरी चीज ये है, सबसे ज्यादा आपराधिक लोग किस पार्टी में देखते हैं इस समय? सारे के सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी में आकर के जमा कर लिए गए हैं। कहाँ थे पूर्व में? जहां जैसे जिनकी व्यवस्था थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस टाइम पे कोई पूछने वाला नहीं था। यूपी में, लेकिन आज जो है कि सारे के सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पाल जी देखिए, डर वर तो नहीं लगेगा? सवाल पूछेंगे फिर जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, यूपी में कौन कौन बाहुबली मानते हैं, किस किस पार्टी से संबंध वो रखते हैं? अभी देखिए, सबसे बड़ा बाहुबली अगर आप नाम लेंगे, नहीं नाम तो आप ही लेंगे ना, हम ही लेंगे। हाँ। तो बात की बात है। लेकिन बाहुबली वह पूरा समाज बन चुका है जो कि विधायक को थाने में दौड़ा दौड़ा के थप्पड़ मार रहा है। ये तो नाम नहीं है, नहीं एक नहीं, ये तो ऐसे घटना बता रहे हैं, घटनाएं हैं। ये तो कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव की घटना हम बता रहे, ये मामूली घटना नहीं है। आप नाम बताएं कि यूपी में यह घटना ऐसे जो आ चुके हैं, बाहुबली आ चुके हैं। जैसे अभी हमने बताया 25 अगस्त का अपहरण का घटना है। मेरी बात समझिए, इसमें 25 अगस्त को अपहरण की घटना है, अब तक नामजद रिपोर्ट नहीं होती। क्या है? बाहुबली तो है, ये सब बाहुबली नए नए पैदा हो रहे हैं जो मीडिया में नाम नहीं आ रहा है। मतलब आप समझिए, हम चर्चित नाम जानना चाह रहे हैं। लगता है कि बड़ा नाम है। देखिए, चर्चित नाम में हो सकता है कि नाम हो, बदनाम कर दिया गया, हो सकता है बाहुबली हो भी ना। तो आपको पता नहीं पता? देखिए ऐसा है, फिर मैं वही कह रहा हूँ, नहीं बता रहे ना, शासन सत्ता मौजूदा समय में कौन बाहुबली है, कौन ताकतवर है, कौन आपराधिक मामलों में लिप्त है और कहीं ना कहीं करप्शन के तमाम आरोप हैं, लेकिन फिर भी वो आज पार्टी में कौन ऐसा बाहुबली नेता आप देखते हैं? क्या नाम? आपके चैनल पे नाम आ जाएगा, दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा आपको। वो नहीं, जिस अपराधी को, अपराधी या बाहुबली का नाम ढूंढ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया है। तमाम लोग तो हाँ, लेकिन अभी ऐसे है कि जिनका आपको नाम सामने नहीं आ रहा है, लेकिन क्षेत्रों में बाहुबल खूब तेजी से चल रहा है। मैंने उदाहरण बताया। आपको कोई नाम नहीं याद है क्या? नहीं, देखिए आप ऐसा कहना चाह रहे, किसको अब कहेंगे आप? हमने कहा ना कि जितने बाहुबली थे सब के सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। चलिए, आज चर्चा बड़ी अच्छी लगी। आज की राजनीति युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ मैसेज या संदेश बड़े संक्षेप में दे दीजिए, एक मैसेज हमारे दर्शकों को, अपने दर्शकों बहुत अच्छा है। हम एक ही संदेशा देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को जी, कि आप लोग अपनी जिंदगी संवार लो। आप अपनी जिंदगी संवार लेंगे तो आपके परिवार यानी आपके माता पिता का, आपके समाज का, देश का जिंदगी संवर जाएगा। आप गुमराह मत हो जी। जैसे अभी बहराइच की घटना घटी, तो एक तरीके से धर्म के नाम पर युवाओं को मतलब भटका दिया गया। वो भटके हुए लोग थे और जिसका नतीजा कि समाज भुगत रहा, हमारा भारतीय समाज भुगत रहा है। किसी के घर जला दिए गए, किसी की गाड़ियां जला दी गई, किसी की जिंदगी की कमाई खत्म हो गई। तो ऐसे युवाओं से मैं अपील करता हूं कि इस राजनीति में अपना योगदान दें, अपने आप को पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, जो रोजगार के माध्यम से डेवलप करें। और माताओं बहनों से खास करके अपील करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं और अपने जो मेहनत की कमाई है उसे अपने स्वास्थ्य पे, अपने परिवार के स्वास्थ्य पर लगाएं। या जो बाबा वगैरह दुनिया भर के चल रहे हैं, ये बाबा नहीं, ये बवाल है।
ये मंत्र यंत्र तंत्र आपको बता करके आपकी गाढ़ी कमाई, आपका पैसा ले लेंगे, आपका भला कुछ नहीं होने वाला है। तो आडंबर पाखंड से आप बचिए, झूठी सांस से बचिए और महंगी शादियों से बचिए। और अपना आज पैसे का चूंकि युग है, पैसे का चलन, हर काम पैसे से हो रहा है, तो पैसे को बचा के अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए लगाए, यही आप सभी से अपील है। बहुत बहुत चलिए पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हमारे साथ खास मेहमान थे बाबू रामपाल। लेकिन एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा और आज के खासकर युवाओं से कहना चाहूँगा कि आज की राजनीति में वो सक्रिय भले रहें, कि आज की राजनीति में वो सक्रिय भले रहें, पर कद नहीं बढ़ेगा उनका जो बिकता नहीं। उम्मीद है हमारा ये पॉडकास्ट, ये छोटे छोटे टॉक शो जो अपने विषय को लेकर हम आज कहीं ना कहीं राजनीति पर चर्चा कर रहे थे और एक राजनीतिक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद थे, तो इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। अगर कोई बात भी आपको अच्छी लगे, बुरी लगे या कोई भी प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे नेताजी के लिए भी कुछ कहिएगा कि क्या कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्या कुछ गलत कर रहे हैं। नमस्कार।